Hello everyone, I am Kalpana Katyar, Assistant Professor in Teacher Education Department in Khandelwal College of Management, Science and Technology. Today I will discuss about nature of learning and types अर्थात अधिगम की प्रकृति और उसके प्रकारों पर चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, अधिगम का संप्रत्य। अधिगम या सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है उसका अधिकांश भाग सीखने की प्रक्रिया से प्रभावित रहता है। वास्तव में सीखना मानव जीवन की सफलता की कुंजी है। सीखने के फलस्वरूप ही व्यक्ति अपने व्यवहार का परिष्कार करता है और परिमार्जन करता है। व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न भिन्न प्रकार से सामना करता है, अधिगम कहलाता है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। व्यापक अर्थों में अधिगम शब्द का प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार में अनुभव, अभ्यास तथा प्रशिक्षण से आने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों एवं परिमार्जनों को इंगित करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, सीखने की विशेषताएं। पहली विशेषता, लर्निंग इज यूनिवर्सल अर्थात सीखना सार्वभौमिक है। यह गुण किसी विशिष्ट स्थान या मनुष्य में ही नहीं पाया जाता, वरन संसार के सभी स्थानों में तथा सभी जीवधारियों में पाया जाता है। ऑल लिविंग इज लर्निंग अर्थात सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। व्यक्ति जीवन भर पारिवारिक सदस्यों से, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से, विद्यालय संगी साथियों से कुछ न कुछ सीखता रहता है। अगली है लर्निंग इज ग्रोथ, सीखना विकास है अर्थात नए अनुभवों से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक सभी तरीके का विकास होता रहता है। अगली है लर्निंग इज चेंज, सीखना परिवर्तन है। व्यक्ति अपने तथा दूसरों के अनुभवों के आधार पर अपने व्यवहार, विचार, इच्छाओं, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं में परिवर्तन करता है और वास्तव में यही सीखना है। लर्निंग इज एडजस्टमेंट अर्थात सीखना अनुकूलन है। वातावरण से अभियोजन करने के लिए व्यक्ति नए व्यवहार, क्रियाओं, भाषा, रीति रिवाजों को सीखता है, तभी वह नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर पाता है। नेक्स्ट है लर्निंग इज पर्पसफुल, सीखना उद्देश्यपूर्ण है। व्यक्ति किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर कार्य को सीखता है। उद्देश्य जितना ही प्रबल होता है, सीखने की प्रक्रिया भी उतनी ही तीव्र होगी। उद्देश्य के अभाव में सीखना निष्फल रहता है। लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें पहला है पी अर्थात पर्सन। मनुष्य का प्रत्येक कार्य किसी न किसी अभिप्रेरणा से संचालित होता है। व्यक्ति की बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं, उसकी संतुष्टि के लिए उनमें प्रेरक यानी कि मोटिव उत्पन्न हो जाता है तथा व्यक्ति अधिक क्रियाशील हो जाता है। मोटिवेशन ही उसे उद्देश्य की ओर ले जाती है और व्यक्ति उस प्रयोजन से प्रेरित होकर क्रिया करने को बाध्य हो जाता है। दूसरा है VR, वेरियस रेस्पॉन्सेज, विभिन्न अनुक्रियाएं। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, अनुक्रियाएं या प्रयास करता है। अगला है B यानी कि बैरियर, बाधा। उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए बाधा उपस्थित न होने पर व्यक्ति को कोई नया अनुभव प्राप्त नहीं होता है और बाधा होने पर ही व्यक्ति अनेक प्रकार के संभावित व्यवहार करता है। नेक्स्ट है CR, करेक्ट रेस्पॉन्सेज। बाधा को दूर करने के लिए व्यक्ति को अनेक संभावित क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं करनी पड़ती हैं। इनके लिए वह तर्क वितर्क, सूझ, प्रयत्न तथा भूल आदि का सहारा लेकर सफल प्रयास करता है और सफलता को प्राप्त भी करता है। लास्ट है G अर्थात गोल, लक्ष्य। सीखना एक लक्ष्य प्रेरित क्रिया है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति की ओर क्रियाशील बनाए रखती है। लक्ष्य बोध के अभाव में अधिगम की प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं होती है। टाइप्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के प्रकार। अधिगम को अनेक प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क नेचर अर्थात किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के आधार पर। यह 3 प्रकार का होता है। पहला है वर्बल लर्निंग अर्थात शाब्दिक अधिगम। इससे तात्पर्य भाषा भंडार, भाषा कौशल तथा भाषाई विषय वस्तु पर आधारित विषय वस्तु को सीखने से है। दूसरा है मोटर लर्निंग अर्थात गत्यात्मक अधिगम। इससे अभिप्राय शरीर के विभिन्न अंगों के संचालन में शारीरिक कौशलों में निपुणता अर्जित करने से है, जैसे नृत्य करना, घुड़सवारी करना, व्यायाम करना
आदि मोटर लर्निंग के एग्जाम्पल हैं। थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इसके अंतर्गत समस्या समाधान आता है। इस अधिगम के अंतर्गत जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के समाधान के तरीके को सीखना आता है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। अधिगम का दूसरा प्रकार शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित है। इसमें भी अधिगम की प्रक्रिया को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला है कॉग्निटिव लर्निंग, संज्ञानात्मक अधिगम। इसका संबंध शिक्षार्थी द्वारा विभिन्न तथ्यों का ज्ञान, सूचना व अन्य बौद्धिक कौशलों के अर्जन से होता है। दूसरा है इफेक्टिव लर्निंग यानी भावात्मक अधिगम। इसका संबंध व्यक्ति के दृष्टिकोण, मूल्य, भावों और संवेगों के द्वारा सीखने से होता है। थर्ड है साइकोमोटर लर्निंग अर्थात क्रियात्मक अधिगम या चेष्टात्मक अधिगम। इससे तात्पर्य भौतिक तथा गामिक नियंत्रण के द्वारा विभिन्न कौशलों को सीखना होता है। शिक्षण, अनुदेशन व संचार के नियोजन व संचालन में सीखने के इन तीनों प्रकारों का ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। नेक्स्ट है शिक्षण के स्तर के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग स्टेप। इसमें पहला आता है मेमोरी लेवल लर्निंग अर्थात स्मृति स्तर अधिगम। इसका अधिगम सर्वाधिक सरल होता है। इसमें व्यक्ति सूचनात्मक प्रकार की विषय वस्तु को बार बार दोहराकर अपने मानस पटल तक पहुंचाता है। ये रोट मेमोरी अर्थात रटंत स्मृति पर आधारित अधिगम होता है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्निंग अर्थात अवबोध स्तर का अधिगम। इसमें व्यक्ति अनेक सूचनाओं व तथ्यों आदि के बीच के संबंधों को समझने और उनमें समन्वय करने की क्षमता अर्जित करता है। इस स्तर पर व्यक्ति तार्किक व्यवहार तथा अनुप्रयोग करना सीखता है। अगला है रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग यानी चिंतन स्तर के अधिगम में व्यक्ति समस्याओं का समाधान करना सीखता है। यह थॉटफुल टाइप का सृजनात्मक क्षमताओं पर आधारित अधिगम होता है। इन प्रकारों के अतिरिक्त आर्य गैने नामक मनोवैज्ञानिक ने अधिगम को 8 भागों में वर्गीकृत करते हुए उन्हें एक अष्टपदी अधिगम सोपानिकी के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें पहला है सिग्नल लर्निंग अर्थात संकेत अधिगम। इस प्रकार के सीखने में प्राकृतिक उद्दीपक की अनुक्रिया के साथ व्यक्ति अन्य कोई उद्दीपक की अनुक्रिया प्रस्तुत करना सीख लेता है। सीखने के इस प्रकार के यांत्रिक ढंग से आदतों का निर्माण किया जाता है। दूसरा है एसआर लर्निंग उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में पॉजिटिव और निगेटिव रीइंफोर्समेंट की सहायता से व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रस्तुत करने पर व्यक्ति को वांछित अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच में बने बंधनों के दृढ़ हो जाने पर प्राणी को किसी उद्दीपक को प्रस्तुत करने पर उससे अनुबंधित रेस्पॉन्स देना सीख जाता है। अगला है चेन लर्निंग श्रृंखला अधिगम। इसे क्रमिक अधिगम भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति क्रम से सीखता है जैसे वर्णमाला, वाक्य, गिनती, पहाड़े, जोड़, घटाना आदि। अगला है वर्बल लर्निंग यानी कि शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम की प्रक्रिया में अक्षरों, शब्दों, चिन्हों, आवाज़ों आदि को सार्थक ढंग से समझने और प्रस्तुत करने की क्रिया निहित रहती है। शाब्दिक अधिगम की योग्यता ही मानव को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाती है। अगली है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग अर्थात बहुभेदन अधिगम। इसके अंतर्गत प्राणी उसके सम्मुख प्रस्तुत हो रहे अनेक उद्दीपकों में से इच्छित उद्दीपक को पहचानना और उसके अनुसार अनुक्रिया करना सीखता है। व्यक्ति अनेक परंतु लगभग समान प्रकृति के अनेक उद्दीपकों में विभेद यानी कि अलग करना सीख जाता है। अगला है कॉन्सेप्ट लर्निंग संप्रत्य अधिगम। संप्रत्यों के निर्माण के फलस्वरूप ही प्राणी समानताओं और विषमताओं के आधार पर विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं को पहचानता है। प्राणी जो भी करता है, कहता है, सोचता है या चिंतन करता है अथवा निर्णय लेता है उसमें संप्रत्य अधिगम की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। 7th है प्रिंसिपल लर्निंग यानी सिद्धांत अधिगम अर्थात किसी प्रक्रिया अथवा घटना को संचालित करने की कार्यविधि संबंधी क्रमबद्ध तथा तार्किक विवेचन को ही सिद्धांत बताते हैं कि कोई घटना या कार्यविधि क्यों, कब और कैसे होती है एवं सिद्धांतों के आधार पर भी भावी घटना का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्यय निर्माण के उपरांत ही विभिन्न प्रत्ययों में निहित संबंधों को समझकर ही प्राणी तार्किक ढंग से व्यवहार कर सकता है। 8वां है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग
इसके अंतर्गत प्राणी अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान करना सीखता है। इस प्रकार के अधिगम में पूर्व अनुभव तथा प्रशिक्षण के साथ साथ संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे अवलोकन, विश्लेषण, तर्क, चिंतन, विभेदन, कल्पना आदि की आवश्यकता होती है। वस्तुतः समस्या समाधान अधिगम ने ही मानव जाति को विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति तथा विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया है। ज्ञानी के द्वारा प्रतिपादित अधिगम सोपानकी के प्रयास को सीखने के मनोविज्ञान में अत्यंत सार्थक माना जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस अर्थात अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम की प्रक्रिया अनेक कारकों से प्रभावित हो सकती है। कुछ प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। पहला है प्रीवियस लर्निंग। नवीन अधिगम की प्रक्रिया शून्य से प्रारंभ नहीं होती, वरन बालक द्वारा पूर्व में अर्जित ज्ञान से प्रारंभ होती है। अतः अध्यापकों को ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत के अनुरूप अपने शिक्षण कार्य को संपन्न करना चाहिए। सेकंड है सब्जेक्ट मैटर अर्थात विषय वस्तु। यदि सीखने वाली विषय सामग्री बालक के लिए व्यक्तिगत उपयोग तथा महत्व रखती है तो बालक उसे सरलता से सीख लेता है। अतः बालकों में वर्तमान व भावी जीवन से संबंधित तथा महत्वपूर्ण विषय सामग्री को पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। तीसरा है फिजिकल हेल्थ एंड मैच्योरिटी। कमजोर, बीमार व अपरिपक्व बच्चों की अपेक्षा शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और परिपक्व बालक सीखने में ज़्यादा रुचि लेते हैं तथा नवीन बातों को शीघ्रता से सीख लेते हैं। छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले बालकों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य व अपरिपक्वता विशेष महत्व रखती है, जिससे वे पुस्तक, कलम, कॉपी आदि ठीक ढंग से पकड़ सकें और उसको प्रयुक्त कर सकें। अगला है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक रूप से स्वस्थ बालकों में सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है। ऐसे बालक कठिन बातों को सरलता और शीघ्रता से सीख लेते हैं। अगला है विल टू लर्न, अधिगम की इच्छा। अधिगम की प्रक्रिया सीखने वाले की इच्छा पर निर्भर करती है। यदि बालक में किसी बात को सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उस बात को सीख लेता है। इसके विपरीत यदि कोई बालक किसी बात को सीखना ही नहीं चाहता है तो उसे जबरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता। अतः बालकों को सिखाने से पहले अध्यापकों और अभिभावकों को उनमें सीखने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति को उत्पन्न करना चाहिए। अगला है मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। यदि बालक सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होता तो वह सीखने के कार्य में रुचि नहीं लेता है और नई बातों को नहीं सीख पाता है। अतः अध्यापकों को सिखाने से पहले प्रशंसा, प्रोत्साहन के द्वारा प्रतिद्वंदिता और महत्वाकांक्षा की भावना उत्पन्न करके बालकों को मोटिवेट करना चाहिए। अगला फैक्टर है इसमें फटीग यानी कि थकान। थकान सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। थकान से ध्यान विकेंद्रित होता रहता है और सीखने की गति मंद हो जाती है। अतः बालकों को टाइम टेबल में थकान को ध्यान में रखकर विश्राम की व्यवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए। एनवायरनमेंट, अधिगम की प्रक्रिया का वातावरण पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। वातावरण शांत, सुविधाजनक, सहज, नेत्रीय, उचित प्रकाश और वायु वाला होता है तो बालक प्रसन्नता और एकाग्रचित होकर सीख लेता है। इसके विपरीत शोरगुल वाला अनाकर्षक वातावरण में सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो मंद हो जाती है। सीखने की विधि, खेल विधि या करके सीखने की विधि जैसी मनोवैज्ञानिक और आधुनिक विधियों से ज्ञान सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। अंत में अधिगम के एक उदाहरण के द्वारा उसको स्पष्ट करना चाहूँगी कि यदि शिशु के सामने दीपक ले जाने पर वह स्वाभाविक रूप से उसकी लौ को पकड़ने का प्रयास करता है, अपना हाथ बढ़ाता है, किंतु लौ हाथ में लगते ही उसे जैसे ही जलन का अनुभव होता है वह अपना हाथ पीछे खींच लेता है। और जब कभी हम उसके सामने दोबारा से दीपक ले जाते हैं तो अपने अनुभव के आधार पर वह इस बार लौ को पकड़ने के लिए हाथ को आगे नहीं बढ़ाता है, वरन उससे दूर भागने का प्रयास करता है। इस प्रकार अनुभव के आधार पर उसके स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत इस प्रकार के स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही सीखना कहते हैं। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि अधिगम या सीखना ही शिक्षा है। दोनों ही एक क्रिया की ओर संकेत करते हैं और दोनों ही जीवन पर्यंत तथा सर्वत्र चलती रहने वाली प्रक्रियाएं हैं। बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभवों से लाभ उठाता हुआ वातावरण के प्रति जो उपयुक्त प्रतिक्रिया करता है वही अधिगम कहलाती है। धन्यवाद।